हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कृत प्रतियोगिता में। दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ रहे हैं और ये हमारा आज 8 लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे, आज हम मैसूर किंगडम को पढ़ेंगे और मैसूर किंगडम को पढ़ेंगे कि ये कैसे इवॉल्व हुआ, और इसके साथ जो है 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं उनको देखेंगे और इनके कॉजेज़ को देखेंगे। और जो है वहाँ पे 2 ग्रेट रूलर हुए, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके बारे में क्या क्या चीज़ें जो हमारे एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो उन सब चीज़ को पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था एक बार थोड़ा हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बंगाल को कैसे कॉन्क्वेस्ट करता है ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पे 2 डिसीजन बैटल होते हैं, एक बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब मुर्शिद कुली खान बंगाल के रूलर होते हैं। वो पहले गवर्नर उसको नियुक्त किया जाता है औरंगजेब के टाइम पे, और गवर्नर के साथ जो है वो दीवान भी बन जाता है अपने आप। फिर उसको जो है बंगाल को इंडिपेंडेंट बना देता है और 1700 से लेकर के वो 1727 तक रूल करता है और बंगाल को काफ़ी जो है प्रॉस्पेरियस बनाता है। इसका कारण है कि रेवेन्यू रिफॉर्म करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करता है, तो काफ़ी प्रॉस्पेरियस बंगाल बनाता है। और इसके बाद जो रूलर आते हैं वो है सिजाउद्दीन उसकी दामाद होता है, सन इन लो। फिर उसके बाद आता है सरफराज, जो उसका ग्रैंडसन होता है, लेकिन सरफराज को मार दिया था अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान से रिलेटेड जो है ये एक नावल होता है जो 1739 से 1756 तक रूल कर रहा होता है। एंड इसी के टाइम पे जो है मराठा रेड करता है बंगाल को, और बंगाल को जो है अलीवर्दी खान जो है चौथ पे करता है। सरदेशमुखी और चौथ जो है मराठा का एक टैक्सेशन सिस्टम होता है जहाँ पे वो टैक्स लेते हैं। चौथ में 1/4 लेते हैं और सरदेशमुखी में 1/10। तो सरदेशमुखी यहाँ पे नहीं लेता है, चौथ लेता है, ठीक। और फिर इसके बाद बनता है रूलर सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला जब रूलर बनता है तो इससे एक कहानी स्टार्ट होती है, और इसी के टाइम पे एक ब्लैक होल की ट्रेजेडी होती है। तो हमने देखा था उसके बाद जो है फिर बैटल ऑफ प्लासी के लिए जो कॉन्स्पिरेसी बनेगा। तो कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग थे? मीर जाफ़र थे, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसे राजा बना दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश को लीड कर रहा होता है इसमें रॉबर्ट क्लाइव, जो 300 सोल्जर के साथ जाता है। लेकिन जो है यहाँ पे सिराजुद्दौला उसका 50,000 सोल्जर रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है मीर जाफ़र गद्दारी करता है, गद्दारी करवे या लुतुफ, रायदुल्लब, ओमीचंद, घसीटी बेगम, और जो ब्रिटिश की तरफ जो है रॉबर्ट क्लाइव, फिर जगत सेठ ब्रदर्स होता है। तो ये जो है मेन लोग जितने भी है वो जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहा है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। तो एंड में जो है सिराजुद्दौला हार जाते हैं। इसके 2 कमांडर होते हैं, मोहन लाल और मीर मदन, जो काफ़ी अच्छे से लड़ता है। लेकिन जो मेन कमांडर होता है, कमांडर चीफ मीर जाफ़र, वो गद्दारी करता है और यहाँ पे हार जाता है। ब्रिटिशर्स को यहाँ पे जो काफ़ी फ़ायदा होता है और इस बैटल को जीतने के बाद फिर मीर जाफ़र को वो जो है राजा बना देता है। जब मीर जाफ़र को राजा बना देता है तो जो है 24 परगना उसे मिल जाती है और रेवेन्यू का जो है बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। दैन उसके बाद जो है मीर जाफ़र के साथ रूल चल रहा होता है, लेकिन मीर जाफ़र के साथ उसकी बनती नहीं है अच्छे से, क्योंकि वो अच्छे से ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर सकता है। वो एक मिलिट्री कमांडर है, मिलिट्री कमांडर जो है कितना अच्छे से रेवेन्यू रिफॉर्म करेगा, तो वो सब नहीं कर पाता है। फिर जो है उसका दामाद होता है मीर जाफ़र का मीर कासिम। तो मीर कासिम को गद्दी में बैठाया जाता है मीर जाफ़र को हटा करके ब्रिटिशर्स के द्वारा में, जो उसका सन इन लॉ होता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा आदमी रहता है, चलाक रहता है, ये पहले समझ जाता है कि ब्रिटिशर्स का क्या इरादा है। तो इसने जो है सबसे पहले 2-3 काम करता है। तो वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपना जो है कैपिटल बना देता है, मुंगेर कैपिटल बना देता है। एंड जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की फैक्ट्री मुंगेर में ही स्टार्ट कर देता है। और जो गुमस्ता जो है उनको उतनी जो है अच्छी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देता। और जो है मिसयूज जब दस्तक होने लगता है, जो 1717 में जो रॉयल फरमान देता है फारूक शेर के द्वारा में, तो उसका काफ़ी जो है मिसयूज़ करने लगता है। दस्तक का मतलब होता है फ्री ट्रेड करना, तो ये फारूक शेर दिया जाता है ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहा होता है कि जो भी उसको दस्तक होता है तो वो जो है इंग्लिश ट्रेड, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो तो खुद अपना उसका फ़ायदा उठाता ही है, और बाकी जो भी ट्रेडर्स होता है उसको दस्तक देता है और उससे पैसे कमाता है। और जो रियल जो नवाब बैठा हुआ है तो उसका क्या होगा भाई, उसको कहाँ से रेवेन्यू आएगा बताओ? जब तुम ऐसे करोगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो सेम वही चीज़ रहता है मीर कासिम के साथ। मीर कासिम जो है अच्छे तरीके से रूल करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देन यहाँ पे देखने मिलता है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक तामझाम देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक लड़ाई होती है और जो है मीर कासिम भाग जाता है अवध का राजा जो होता है सुजाउद्दौला, और उसको रिफ्यूज़ देता है, उसको वहाँ पर मदद करता है और वहाँ पर रखता है। और इसके साथ जो है 3 लोग आते हैं, ट्रिपल अलायंस बनता है, मीर कासिम और सुजाउद्दौला जो नवाब होते हैं अवध का, और शाह आलम II जो मुगल एम्पायर है। तो इन तीनों का ट्रिपल अलायंस इधर से आता है हेक्टर मुंडो, जो ब्रिटिश आर्मी के लेके आता है। और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है 22 अक्टूबर
1764 को, और जो है ये इसको जीत जाता है ब्रिटिशर्स। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है जो सालम टू के साथ होता है एक, और 2 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, एक सालम टू के साथ और नवाब ऑफ अवध के साथ होता है जो सुजाउद्दौला होता है। तो यहाँ सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और करार ले लिया जाता है, जो कि मुगल एम्पर जो है सालम टू उसको दे दिया जाता है, और जो है सालम टू को जो है इलाहाबाद ट्रीटी के ही अनुसार जो है दिल्ली से हटा दिया जाता है, इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। तो एक ये चीज़ हो गया। एंड जो है ज़मींदार के जो ज़मींदार जो है बनारस के उसको फेवर किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा में। एंड ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है बैटल ऑफ बक्सर में। और बैटल ऑफ बक्सर जो है एक्चुअली जो है ये मिलिट्री कॉज से जो है फाइट किया गया था, लेकिन जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कॉन्स्पिरेसी रहता है। और बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद जो है बहुत सारे सिग्निफिकेंस चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो है रेवेन्यू रिफॉर्म में ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, वो कुछ भी कर सकते हैं, जिसको चाहे गद्दी पे बैठा सकते हैं एज ए नवाब, और हटा भी सकते हैं जब चाहे। तो ये सारी चीज़ें रहता है। और यहाँ पे जो है हाँ एक चीज़ और कि 1765 में जो है वो ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इस ट्रीटी को करता है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बैटल ऑफ बक्सर फाइट कौन कर रहा है, हेक्टर मंडो, और ट्रीटी करेगा रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ही जो है डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट करता है। डुअल गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या, पैसा जो है हम वसूलेंगे, पैसा मेरे पास आएगा, तुम देखो जो है पुलिस सिस्टम देखो, जुडिशरी देखो, बाकी जहाँ लड़ाई मारपीट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन शांति माहौल तुम्हें बनाना है, ठीक है, पैसा हम लूट के जाएंगे। ब्रिटिश ऐसा कर रहा था। तो ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है, इसके कारण जो है किसानों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो देखा था कि तो नवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और उसको मात्र 50 लाख मिलेगा। तो ये इतना अच्छा रकम भी नहीं है, ना ही नवाब के लिए, ना ही कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किया जाएगा। तो ये बहुत गंदा साबित होता है ब्रिटिश के लिए, इंडिया के लिए भी। और बंगाल की हालत बहुत गंदा ख़राब हो जाती है, और 10 मिलियन जो है यहाँ पे लोग मर जाते हैं फेमाइन के कारण। और यहाँ जब वारन हेस्टिंग आते हैं तो 1773 में जो है डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म करते हैं। तो आज का मुद्दा है हमारा मैसूर, और मैसूर को हम डिटेल से पढ़ेंगे और उसको मैपिंग के साथ पहले उसकी एरिया को समझते हैं। किंगडम, तो मैसूर किंगडम जो है आप अगर इसकी आसपास के नेबर्स को समझे तो ये है निज़ाम, और इधर है हमारा मराठा, और इधर है छोटे छोटे पैच में अपना ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इधर है ट्रावेनकोर, मार्टन वर्मा वगैरह जो है यहाँ ट्रावेनकोर का राजा केरला के साइड में। तो ये लोग जो है इनकी हॉस्टिलिटी जो है मैसूर के साथ रहती है। इन लोगों का आपस में जो है ये सब चाहते हैं टेरिटरी एक्सपेंड करना, और मैसूर भी चाहता है। मैसूर अपना जो है आर्मी को काफ़ी एक्सटेंड करता है फ्रेंच की सहायता से, और ये लोग जो है आपस में जो है मैसूर के साथ उतने खुश नहीं होते हैं। तो ब्रिटिशर्स जब फ्रेंच इन्वॉल्व हो गया मैसूर के साथ में, तो ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रेंच की राइवलरी रहती है ब्रिटिशर्स के साथ। और जो ब्रिटिशर्स है यहाँ पे जो है निज़ाम और बाकी जो पेशवा है मराठा, तो इनको अपने साथ ले आते हैं और मैसूर के साथ लड़ते हैं। तो ऐसे जो है 4 वार होती है, जिसको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वार। तो इनके क्रोनोलॉजी पे हम पहले हम देखेंगे, और इनको हम जो है पढ़ते पढ़ते हम याद करना चाहेंगे, और जो है बाद में हम जो सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हैदर अली के बारे में, फिर जो है टीपू सुल्तान के बारे में, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं। मैसूर है, और मैसूर की जो है एरिया याद रखना है निज़ाम, मराठा, और जो है इधर ब्रिटिशर्स, इधर ट्रावेनकोर केरला। तो इन लोगों को आपस में बनने रहा है। और एक चीज़ याद रखना है कि अलायंस जहाँ भी आएगा ये ट्रिपल अलायंस साथ में देखने के लिए मिलेगा, ब्रिटिशर्स, निज़ाम और है मराठा। तो ये सब देखने के लिए मिलेगा हमें, ये सब साथ में जो है लड़ते हैं मैसूर के साथ। और मैसूर जो है अपने नेबर्स के साथ जो है फ्रेंडली नहीं रहते हैं, बिकॉज वो जो है टेरिटरी एक्सपेंड करना चाहते हैं, और जो है यहाँ पे काफ़ी जो है ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं वहाँ के रूलर, और काफ़ी जो है मिलिट्री एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और जो है मिलिट्री को मॉडर्न स्टार्ट्स के हिसाब से ट्रेनिंग भी देते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। तो जो कहानी स्टार्ट होती है 1399 में, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। एक जो है राजा होता है यदुराय वडियार। तो आपने नाम भी सुना होगा वडियार डायनेस्टी, तो यहीं से स्टार्ट आता है। यदुराय वडियार जो है वो इस्टेब्लिश करता है वडियार डायनेस्टी। और इनिशियली जो है विजयनगर एम्पायर का ये फ्यूडेटरी होता है। फ्यूडेटरी मतलब उसके अंदर में एक फ्यूडल बन के काम कर रहा होता है। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर में है यदुराय वडियार, और ये एस्टेब्लिश करता है वडियार डायनेस्टी। और हम देखते हैं कि जब विजयनगर एम्पायर जो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट होता है, तो वडियार डायनेस्टी एक अच्छे तरीके से जो है इवॉल्व होता है। अगर हैदर अली की बात करें तो हैदर अली जो है इनिशियली ना ही कोई राजा होता है, ना ही उसके कोई जो है प्रीवियस के जनरेशन ना ही राजा होते हैं ना कुछ। तो ये बेसिकली इस आदमी के लाइफ से आप सीखो कि ये एक स्ट्रगल करके जो है आदमी
पूरा एक बड़ा जो है मैसूर किंगडम एस्टेब्लिश करता है। हैदर अली जो है स्टार्टिंग में एक मिलिट्री कमांडर होता है, एक सोल्जर, नॉर्मल से सोल्जर के टाइप का होता है वो वडियार डायनेस्टी में। इस टाइम पे जो है देवराय पीएम होता है, नंजराज जो है वो मिलिट्री कमांडर होता है। तो ये लोग मैसूर के आर्मी को लीड कर रहा होते हैं वडियार डायनेस्टी में। तो देवराय और नंजराज के टाइम पे जो है हैदर अली एक सोल्जर होते हैं जिसके मिलिट्री टैक्टिक्स से जो है ये लोग बहुत जो है इंस्पायर्ड थे या फिर जो है काफ़ी हैप्पी थे, इस टाइप से अब बात कहिए। और इसको पहली बार चांसेस मिला 1749 में, जब उसे एक इंडिपेंडेंट कमांड मिला मिलिट्री का, और वहाँ से जो है धीरे धीरे उसने जो है काफ़ी अच्छा करने लगा मिलिट्री में। वडियार का किंग होता है चिक्का कृष्णराज। जब ये देवराज और नंजराज जो भाई होते हैं, देवराज पीएम होते हैं, नंजराज जो है मिलिट्री कमांडर होता है मैसूर आर्मी में, तो उसमें जो है वडियार किंग कौन होता है? चिक्का कृष्णराज होता है। और यहाँ पे हम देखे थे, हमने देखा था कि सेकेंड कार्नेटिक वार जब हो रहा था तो वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच काफ़ी तरीके से जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैसूर का भी एक सपोर्ट रहता है। मैसूर का सपोर्ट को हमने वहाँ पे जो है नहीं देखा था। तो मैसूर जो है सपोर्ट करता है नसीर जंग को। नसीर जंग जो रूल कर रहा होता है वहाँ पे, जो निजामुल मुल्क का बेटा है, वो हैदराबाद को रूल कर रहा होता है। तो मैसूर किसको सपोर्ट कर रहा होता है? नसीर जंग को। और मुजफ्फर जंग ओपोजिशन में है जिसको फ्रेंच यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होता है। तो नंजराज प्लस हैदर अली का जो बटालियन है तो इस वार में सपोर्ट करने जाता है नसीर जंग को। बाद में हमने देखा था कि सेकंड कार्नेटिक वार में जो है नसीर जंग को जो है उसके एक नोबेल मार देता है। और 8 महीने में ही है जो है ये जो है हैदर अली एक फोर्ट को जीत लेता है और इससे जो है काफ़ी इंस्पायर होता है और उसको मिलिट्री कमांडर बना दिया जाता है। देवराज के द्वारा जो है उसको हाई मिलिट्री कमांडर बना दिया जाता है हैदर अली को। और यहाँ से जो है उसकी जो सपने साकार होने लगते हैं। और उसने जो है 1758 में जो है देवराज जब मर जाता है तो नंजराज जो है पीएम रहता है, मिलिट्री कमांडर होता है। और नंजराज को हैदर अली मार देता है और हाउस अरेस्ट कर देता है चिक्का कृष्णराज को। और मैसूर जो है टोटली कंट्रोल में आ जाता है हैदर अली के। तो देवराज और नंजराज के अंदर में है हैदर अली एक सोल्जर के रूप में काम कर रहा है। चिक्का कृष्णराज वहाँ का वडियार डायनेस्टी का राजा है। तो 1758 में जो है देवराज मर जाता है, वो जो पीएम रहता है, और जो है पीएम बन जाता है अब नंजराज बन जाता है जो मिलिट्री कमांडर था पहले। और मिलिट्री कमांडर का पोस्ट किसे मिल जाता है? हैदर अली को। और हैदर अली ने जो है नंजराज को मार देता है और चिक्का कृष्णराज जो राजा होता है वडियार का उसको हाउस अरेस्ट कर लेता है और वो पूरा जो मैसूर किंगडम उसके अंदर में आता है। अब यहाँ पे जो है मैसूर एक किंगडम बन जाता है और हैदर अली अपने इस टाइम तक जो है काफ़ी अच्छी तरह से मिलिट्री जो को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत सारे काम करते हैं। तो हैदर अली अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करता है 1761 में। और बाद में जो है टीपू सुल्तान उसका बेटा है, इसके बारे में कहानी भी बाद में पढ़ेंगे। तो हैदर अली जो है 1761 में जो है अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करता है। टैक्सेस को जो है डायरेक्टली पीजेंट्स जो फार्मर्स होते हैं उससे कलेक्ट करता है और उसके लिए सैलरीड ऑफिसर्स जो है हायर करता है। और पहले जो है पोलिगार्स हुआ करता था फ्यूडल लॉर्ड्स, तो उसको सप्रेस करने लगता है। क्यों सप्रेस करने लगता है? क्योंकि जो वडियार डायनेस्टी के जो किंग होते हैं चिक्का कृष्णराज या फिर वडियार की डायनेस्टी की तरफ जो है ये काफ़ी इंक्लाइन रहता है, ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो अपना लेजिटिमेसी को कायम करने के लिए जो है पोलिगार्स को सप्रेस करने लगते हैं और टैक्स जो है डायरेक्ट वो खुद कलेक्ट करेगा सैलरीड एम्प्लॉय हायर करके। और उसने जो है सेंट्रलाइज मिलिट्री जो बनाता है और उसका एम्बिशंस रहता है कि वो टेरिटोरियल जो है एक्सपेंशन करे। ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहता है और काफ़ी अच्छे से वो इनकम कमा रहा है, तो वारफेयर में भी वो काफ़ी अच्छे से एक्टिव रहता है। उसका जो है मालेवार यानी केरला वाले रीजन जो है या फिर कालीकट वाला रीजन जो है काफ़ी अच्छे से जो है काफ़ी टाइम तक वो इन्वेट करता रहता है। तो यहाँ से उसकी राइवलरी स्टार्ट होती है। तो 1767 में उसका एम बनता है कि वो जो है इन एरिया को एक्सपेंड करेगा और इन सब के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। तो मराठा, निजाम, इंग्लिश, केरला ये सब साथ में जो है राइवल बन जाते हैं हैदर अली के 1769 आते हैं। और हमने देखा कि जो है हैदर अली मर जाता है 1782 में, जब वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार लड़ रहा होता है। तो हम टीपू सुल्तान के बारे में एक छोटी सी बात करें तो टीपू सुल्तान जो है वो कॉइन को इशू करता है
और मुगल एम्पायर का कोई रेफरेंस लिए हुए ही कॉइन इशू करता है। उससे पहले जो जितने भी रूलर्स होते हैं तो वो जो है मुगल एम्पायर का जो है वहाँ पे परमिशन लेते हैं, उसका नाम मेंशन करते हैं। तो ये जो है कॉइन इशू करता है, ना ही कोई परमिशन लेते हैं। ये डायरेक्ट परमिशन लेता है, ओटोमन खलीफा के नाम पे जो है एक सनाद लेता है जो अथॉरिटी लेटर होता है, और लेजिटिमेसी उसको जो है खलीफा देते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि हमें मुगल एम्पायर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसका जो पिताजी का जो पॉलिसी रहता है, टेरिटरी को एक्सपेंस करेगा और ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छे से फ्लरिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसका भी एम्बिशन रहता है। और ये 1799 में जो है मर जाता है 4th एंग्लो मैसूर वार के दौरान, जहाँ पे उसकी डेथ होती है। और उसकी जो है कैपिटल कहाँ रहता है, श्रीरंगपट्टनम। तो अब हम चलते हैं जो वार्स हुए हैं हम उसको देख लेते हैं काफ़ी अच्छे से। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होता है 1767 में से 69 में, और इसमें जो है ट्रिपल अलायंस होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निजाम के। ये तीनों एक साइड है और मैसूर जो है एक साइड है, जो हैदर अली उसको लीड कर रहा है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब स्टार्ट हो रहा है, 1767 में, जब वो मालाबार की तरफ जो है रुक करता है या फिर जो वो टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता है ये, और 69 में ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मराठा और निजाम को जो है उसने जो है साइड कर देता है अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स, जो स्किलफुल जो उसकी टैक्टिक है डिप्लोमेसी वाला, उससे जो है मराठा निजाम को पैसा देता है इस टाइप से, जो साइड कर देता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ह्यूमिलेटिंग हार होती है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है यहाँ पे 1769 में, 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, जो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग रहता है। अगर हम इस वार के जो है अच्छे से कॉजेज वगैरह को देखें तो कॉजेज में सबसे पहला जो है हैदर अली जो है अपना आर्मी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। वो अपने आसपास के एरिया को एनेक्स कर रहा होता है। वो साउथ में जो है बिदनूर, कनारा, सेरा, मालाबार, एंसुंडा, ये सारे जो एरियाज है वो एनेक्स कर लिया होता है। और फ्रेंच की हेल्प से जो है आर्मी को काफ़ी जो है ट्रेनिंग देता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं होता है। ब्रिटिशर्स पहले से ही उसको अलार्म करता है कि जो है फ्रेंच मेरा दुश्मन है, तुम उससे मिलके जाकर दोस्ती कर रहे हो, उससे जो है ये कर रहे हो। तो यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश जो है मैसूर और ब्रिटिशर्स की जो है राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। तो वार स्टार्ट हो जाता है 1767 में। अगर हम कोर्स ऑफ वार देखें कि द ब्रिटिशर्स अलॉन्ग विद द मराठा के साथ, फिर निजाम के साथ जाता है जो है निजाम ऑफ हैदराबाद, इसके साथ वार डिक्लेयर करते हैं मैसूर के अगेंस्ट में। तो हैदर अली जो है अपनी स्किलफुल जो है डिप्लोमेसी, उससे मराठा और निजाम को जो है वार से, जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है उससे साइड कर देता है, और मराठा को जो है कुछ अमाउंट पे करता है, उसको बोलता है कि आप न्यूट्रल रहो। और इस वार में जो है ब्रिटिशर्स को जो मैसूर है वो खदेड़ देता है, काफ़ी गंदी तरीके से हरा देता है, और मद्रास को जाके वो कैप्चर कर लेता है हैदर अली। तो मद्रास मेन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता है ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स वहाँ पे अपने हार मान लेते हैं। अब एक ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। तो अगर हम देखें इस ट्रीटी में क्या क्या बात कहा, तो रिजल्ट में क्या क्या हुआ। 1769 में एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी रहता है। और जो है इस ट्रीटी के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो 1767 में स्टार्ट होती है, 67 में स्टार्ट होती है और 69 में ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि ब्रिटिशर्स जो है हेल्प करेगा मैसूर का, जब भी कोई भी हेल्प जो है मराठा के अगेंस्ट जो भी मैसूर के अगेंस्ट लड़ने आएगा। तो ये चीज़ होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में। अगर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार को एक बार हम फिर से अगर देख ले इसके कॉजेज़ को, कि कॉज इसका था कि सबसे पहला कि ये फ्रेंच का हेल्प से मिलिट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, साउथ में एक्सपेडिशन कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स ये सारी चीज़ों से नाराज़ हैं। और मराठा निजाम तो स्टार्टिंग में साथ में आते हैं ब्रिटिशर्स के, लेकिन जो है स्किलफुल डिप्लोमेसी से ये ब्रिटिशर्स को अकेला और बाकी इन सबको साइड कर देता है और ब्रिटिशर्स को खदेड़ देता है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है 1769 में, जिसमें ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होता है। और ब्रिटिशर्स जब भी मैसूर के अगेंस्ट कोई वार लड़ेगा तो ब्रिटिशर्स उसको हेल्प करने आएगा, इस ट्रीटी में कहा गया। अगर हम हैदर अली की कुछ पॉलिसीज़ को देखें तो उससे हमें पता चलेगा कि उसका क्या ड्रीम था, एस्पिरेशंस क्या थे। तो पॉलिटिकली उसने क्या क्या काम किया। उसने जो है मुगल एम्पायर के साथ, जो है मुगल थ्रोन के साथ कनेक्टेड रहा। ऐसा नहीं है कि उसका अगर उसने हेल्प नहीं लिया थ्रोन में आने के लिए तो उससे ये हो गया, क्योंकि लेजिटिमेसी उसके चाहिए था, तो मुगल के साथ वो कनेक्टेड रहा। और उसकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था
मुगल्स के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जिस लाइन पे चल रहा था, उसी तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन करने लगा। और सोशली अगर देखें हम कि पॉलीगार्स जो थे यानी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उसको साउथ में जो है फ्यूडल लॉर्ड्स को पॉलीगार कहा जाता है, उसको सप्रेस किया गया और उसकी जो इंटरमीडिएट वाली पॉलिसी थी पहले से जो चली आ रही थी उसको हटा दिया गया। अब टैक्स जो भी लैंड रेवेन्यू जो भी कलेक्ट किया जाएगा वो डायरेक्टली जो है ऑफिसर जाएंगे वो कलेक्ट करेंगे। इकोनॉमिकली अगर हम इसके देखें पॉलिसीज़ हैदर अली के, तो मुग़ल के जो स्ट्रक्चर थे इकोनॉमी में उसी पे वो फोकस रखा, ट्रेड को काफ़ी इंक्रीज किया एंड प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाया। और रिलीजियस पॉलिसी देखें तो वो क्या था, टॉलरेंट था और इम्पार्शियलिटी इन एम्प्लॉयमेंट में हर एक रीजन के लोग थे, तो इसलिए उसकी आर्मी जो है काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छे तरीके से वो जो है चीज़ें रूल कर पाया और जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट कर पाया और टेरिटरी को भी जीता। और मिलिट्री में अगर देखा जाए तो मिलिट्री में उसका एक पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्नाइज डे के जो सिस्टम है तो उस तर्ज पे वो यूरोपियन लाइन पे मिलिट्री को स्ट्रेंथ किया और आर्सेनल का एक फैक्ट्री बनाया दिंदीगुल में। तो दिंदीगुल में जो है वो एक फैक्ट्री बनाया आर्मामेंट आर्सेनल का, तो मिलिट्री में हमें ये देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं हम कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है क्यों स्टार्ट होता है, उसके कॉजेज़ पे जो है स्टार्ट होता है 1780 में और ख़त्म होता है ये 1784 में। और इसी वार में जो है हैदर अली की मौत होती है बीच में। वो वार में मौत नहीं होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसके कारण हैदर अली की मौत होती है। तो मराठा जब 1771 में अटैक करता है मैसूर पे, तो ब्रिटिशर्स रिफ्यूज़ टू ऑनर द ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में जो हुआ था उसमें ये बोला गया था कि जो भी हैदर अली यानी मैसूर पे अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स उसको हेल्प करने आएगा। लेकिन 1771 में जब मराठा अटैक करा तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे हेल्प करने नहीं आया, तो ये एक रीज़न बन गया सबसे पहला। तो हैदर अली जो है काफ़ी गुस्सा होता है और इसका जो है जब मराठा अटैक करता है तो मराठा कुछ एरिया को कैप्चर कर लेता है एंड 36 लाख रुपए जो है वो देना पड़ता है हैदर अली को, उसको मराठा को, एंड एनुअल ट्रिब्यूट भी फिक्स कर देता है मराठा। तो इससे जो है हैदर अली की जो सॉवरेनिटी है वो काफ़ी तरीके से ख़त्म हो जाती है और हैदर अली जो है अपने आप को काफ़ी एंगर फील करने लगता है और जो ब्रिटिश से हाइड करने लगता है। और उसको एक बहाना मिल जाता है जब माहे जो फ्रेंच के पोजीशन में, फ्रेंच के अंडर में रहता है, लेकिन ये माहे किसके अंडर टेरिटरी में है, माहे फ्रेंच के अंडर में है, लेकिन इस जो है माहे वो मैसूर के अंडर में ही रहता है। तो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स अटैक करता है तो हैदर अली वहाँ पे अपने आप को जो है रोक नहीं पाता है और वो जो है अटैक करता है ब्रिटिशर्स पे और 1780 में वार डिक्लेयर हो जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और हैदर अली जो है यहाँ पे अपना अलायंस बनाता है निजाम और मराठा के साथ, और ब्रिटिशर्स को जो है आरकोट जो उसका एरिया है ब्रिटिशर्स का वहाँ पे हरा देता है। और 1782 में जो है हैदर अली की डिमाइस हो जाती है और उसके बाद जो है लीड करता है इसको टीपू सुल्तान जो उसका बेटा होता है उसी के टाइम पे, और ब्रिटिशर्स की तरफ से होता है आयरकूट है वो होता है। और ये वार जो है 1784 में इनकॉन्क्लूसिवली मतलब जो है बराबर की नीति पे ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है इस वार को ख़त्म करने के लिए 1784 में, जिसमें ये कहा गया कि जो जिसका एरिया है वो उसको लौटा दिया जाएगा, जो प्रिजनर जिसके पास था वो भी दे दिया जाएगा। तो 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है सेकंड कार्नेटिक वार के बाद, सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बाद। और ब्रिटिशर्स को लीड कर रहा होता है आयरकूट और मैसूर को हैदर अली फिर टीपू सुल्तान। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होने के कारण जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास जो होता है उसको वायलेट किया जाता है। फिर मराठा और इंग्लिश, मराठा जो है अटैक करता है 1771 में, तो मैसूर रिटेलिएट करता है बाद में कि ब्रिटिशर्स उसका जो ट्रीटी का वैल्यू नहीं रखा, तो आरकोट पे अटैक करता है तीनों को साथ में मिलके, निजाम और हैदराबाद के नवाब निजाम एंड जो मराठा साथ में मिलके जो है ये ग्रैंड अलायंस बनता है ब्रिटिश के अगेंस्ट और ये लोग जीत जाते हैं और जो है स्टार्टिंग में जीतते हैं 1779 में ये चीज़ हो रहा है।
एंड 1784 में जो है आते आते जो है दोनों आसपास जो है ड्रॉ पे वार ख़त्म होती है। और इस वार होने के कारण जो है क्लोजनेस टुवर्ड द फ्रेंच होता है ये, एंड माहे जो कैप्चर करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के दौरान में, तो वो सारा चीज़ें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आयर कुटे जो है डिफीटेड हैदर अली इन पोर्टोनोवो। पोर्टोनोवो में जो है सर आयर कुटे पहले बहुत बार हरा चुका होता है हैदर अली की आर्मी को, और यहाँ पे जो है डिफीट करते हैं वार ऑफ पोर्टोनोवो में। और 1782 में जो हैदर अली मर जाता है और उसका बेटा जो है इसे लीड कर रहा होता है। 1780s में एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि मिसाइल का प्रयोग होता है। पहली बार जो है हैदर अली के यहाँ पे यानी इंडिया में जो मिसाइल का प्रयोग होता है, और ये मिसाइल जो है ब्रिटिशर्स भी इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं इस मिसाइल की टेक्निक को। तो एक वार होता है 1780 में जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पोलियोर, ब्रिटिश और मैसूर में, और मैसूर इसको जीत जाता है। सेवनटीन 84 में जो वार जब ख़त्म हुआ तो मराठा और निज़ाम के साथ जो ग्रांड अलायंस बना था, तो ये लोग जो है हैदर अली के साथ लड़ा ही नहीं था, क्योंकि जो है मराठा 1782 में जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था तो मराठा के साथ प्रॉमिस करवा लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा में कि कोई भी अगर ब्रिटिशर्स पे अटैक करेगा तो वो जो है ब्रिटिश को फेवर करेगा, ब्रिटिश की तरफ से लड़ेगा। तो मराठा तो यहाँ से चला गया, मराठा बैकवर्ड कर लिया, एंड जो निज़ाम जो है वो भी अपने आप को जो है बैकवर्ड कर लेता है। तो हैदर अली जो है वो अकेला इस वार को लड़ता है। और इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है 1784 में। क्यों? क्योंकि जो है टीपू जो है, क्योंकि इसका कंक्लूजन को निकल ही नहीं रहा था इस वार का, तो टीपू चाहता है कि वो अपने आप को और जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली और मिलिट्रीली काफ़ी मजबूत बनाए, और इस चीज़ में फोकस करने के लिए जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है 1784 में, और जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। और ये लास्ट ट्रीटी था जहाँ पे जो है इक्वल फुटिंग में जो है ब्रिटिशर्स के साथ कोई इंडियन जो है स्टेट इसको कोई ट्रीटी करता है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है लास्ट ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ जो है इक्वल फुटिंग में किया जाता है 1784 में टीपू के दौरान में। अगर हम टीपू को समझे, अगर टीपू की जो पॉलिसी है अगर हम उसको समझे, तो उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस पॉलिसी अगर समझे तो कैसे, तो उसके कुछ पॉइंट है अगर हम उसे समझना चाहें। तो सबसे पहला पॉलिटिकली वो क्या किया, जो पॉलीगार्स थे उसको उसका सप्रेशन जो है हैदर अली ही कर रहा था, और उसको कंटिन्यू रखा जो है पॉलीगार का सप्रेशन। पॉलीगार कौन है? जो साउथ इंडिया में जो फ्यूडल लॉर्ड्स है उसको पॉलीगार कहा जा रहा है। और जो है यहाँ पे जागिर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट पहले किया जा रहा था, उसको जो है रोक दिया गया डिस्ट्रीब्यूट करना में, और डायरेक्ट फार्मर के साथ जो है लैंड रेवेन्यू वसूल करने लगा। तो इकोनॉमिकली हम अगर चीज़ों को देखें टीपू के टाइम पे, और यहाँ पे देखने को मिलता है बर्टन स्टेन मिलिट्री फिस्कलिज्म, और ट्रेड वाज फ्लरिश्ड होता, ट्रेड उसमें फ्लरिश कर रहा होता है। और इसने जो है नया कैलेंडर जारी करता है, और नया वेट और मेजरमेंट का नया सिस्टम लेके आता है, नए क्वाइनेज सिस्टम लेके आता है, फार्मर्स के साथ डायरेक्ट जो है कनेक्शन बिल्डअप करता है। तो ये सारी चीज़ें, और मिलिट्री ऑफिशियल्स को जो है ये उनके साथ जो है काफ़ी अच्छे से इसका जो बाउंडेशन होता है। मिलिट्री ऑफिसर इन्वॉल्व इन प्लेस ऑफ फ्यूडेटरीज। अब जो पहले फ्यूडेटरीज होता था, जो पॉलीगार्स होते थे, अब उसको हटा के अब जो है वो काम करेगा मिलिट्री ऑफिसर्स, जिसको सैलरी दिया जा रहा है वो, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके लाएगा। अगर रिलीजियस पॉलिसी अगर हम देखें टीपू की, तो रिलीजियस पॉलिसी क्या था कि ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी तो था, और उसमें जो है फ्राइडे जो सेरेमोन्स होते थे, खुतबा होता था, तो वहाँ पे उसका जो है अपना नाम वो इंट्रोड्यूस करवाया। और वो लिबरल था टुवर्ड्स अदर्स, वो जो है लिबरल है, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की तरह बहुत ऑर्थोडॉक्स, वो अपने लिए तो ऑर्थोडॉक्स है इस्लाम की तरफ, और बाकी लोगों के साथ लिबरल भी है। और माँ शारदा टेम्पल जो है उसने उसको फंड किया था, जो श्रृंगेरी टेम्पल है माँ शारदा, तो उस टेम्पल को फंड किया था, तो इसलिए उसको लिबरल कहा जाता है। और उसकी जो टॉलरेंट उसकी रिलीजियस पॉलिसी भी है। तो मिलिट्री पे अगर कहा जाए तो उसने क्या क्या काम किया, मिलिट्री जो है यूरोपियन लाइन पे मॉडर्नाइज किया अपनी आर्मी को फ्रेंच के हेल्प से, रेगुलर पेमेंट दिया अपने जो आर्मी से, डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देता था। एंड उसने जो है नए राइफल इंट्रोड्यूस किया था, मस्कट एंड बायोनेट्स, इनको जो है नए गन्स इंट्रोड्यूस किए। रॉकेट पहली बार यूज हुआ जो 1780s में यूज हुआ, और उसमें जो उसकी रेंज थी रॉकेट की तो 2 किलोमीटर था। 1780s में रॉकेट लॉन्च किया गया जो है टीपू के दौरान में। अगर हम देखें इसको इंटरनेशनल पैमाने पे देखें हम, अगर
इंटरनेशनलिस्ट के तौर पे, तो कैसे इंटरनेशनलिस्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि उसकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थे जो इंटरनेशनलिज्म को जो है प्रमोट कर रहा था। तो ग्लोबल अफेयर्स में जो है वो काफ़ी रुचि लेता था, उसका पॉलिसी वैसे ही फ्रेम होता था। वो जो है फॉरेन में जो है अपना एम्बेसडर भेजता था। ऐसा कोई पहला जो है मॉडर्न हिस्ट्री में कोई रूलर होता है जो अपना एम्बेसडर भेजता है फॉरेन में। ब्रिटिश के साथ वो इसको इनमी होता है, लेकिन फ्रेंच के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में के जो प्रिंसिपल है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, तो उसको अडॉप्ट करता है और जो है इसके नाम पे लिबर्टी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाता है अपने मैसूर में, ट्री ऑफ लिबर्टी। और वो जो है जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बनता है। फ्रेंच में क्या होता है जैकोबिन क्लब, और उसका मेंबर भी बनता है। और अमेरिकन रेवोल्यूशन से वो है काफ़ी इंस्पायर्ड रहते हैं और वो काफ़ी बहुत सारा अपना जो है डिप्लोमेटिक मिशंस को जो है इजिप्ट, टर्की, इजिप्ट और फ्रांस, मॉरिशस जो है अपना डिप्लोमेटिक मिशन भेजता है। और सनाद जो है उसने ओटोमन कैलिफ से लिया। तो ये सारे जो है फॉरेन या फिर इंटरनेशनलिस्ट के तौर पे जो है चीज़ें टीपू सुल्तान में देखने के लिए मिलता है। उसके पर्सनल कैरेक्टर पे कमेंट करें टीपू सुल्तान के, तो वो काफ़ी एम्बिशियस था, इनोवेटिव था और उसकी इंटरेस्ट थी कि आर्ट एंड लिटरेचर में उसकी जो है इंटरेस्ट था। स्ट्रॉन्ग उसकी कन्विक्शन था और वो श्योर रहता था कि मेरी जहाँ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है हम वो काम को करेंगे। और एक्नॉलेज करता था कि ब्रिटिशर्स, उसके पहले कोई ऐसा रूलर हुआ उस टाइम पे जो एक्नॉलेज कर रहा था कि ब्रिटिशर्स से हमें डेंजर फील करना होगा और जो इंडियन स्टेट्स के लिए है तो उसके लिए जो है वो डेंजर हो सकता है ब्रिटिशर्स। तो ये पहली बार किसी ने फील किया तो वो टीपू सुल्तान ही फील कर पाया। ही फॉट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और वो समझा कि थ्रेट अगेंस्ट जो है वो इंडिया का है ब्रिटिशर्स के लिए द्वारा। तो इंडिया थ्रेट टू इंडिया जो है फ्रॉम ब्रिटिशर्स को पहली बार उसने देखा। वेलेस्ली जो है उसको ऑफर किया सब्सिडी अलायंस, लेकिन वो उसने जो है उसको इनकार कर दिया। और उसका एक फेमस कोट है जो कहता है कि अ डे ऑफ लाइन इज़ ग्रेटर दैन अ लाइफ ऑफ शिप, मतलब भेड़ की जो है पूरी ज़िंदगी से अच्छा है एक दिन जो है शेर की तरह जियो। तो ये लाइन था टीपू सुल्तान का। उसने कभी जो है अपने आप को बैटलफील्ड में सरेंडर नहीं किया और वो फॉरेन पॉलिसी के जो इक्वेशंस थे उसको काफ़ी अच्छे से समझते थे। तो पोर्ट्स को अच्छे से काफ़ी डेवलप किया उसने, उसकी नेवी काफ़ी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी और 97 में जो है उसने नेवी बनाई थी और पोर्ट्स को डेवलप किया था। तो हमने जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली की जो परिप्रेक्ष्य में जो उसको पर्सनैलिटीज़ है उन पे भी देखा। अब हम चलते हैं कि थर्ड मैसूर वार को अगर हम देखें तो उस पर बात करते हैं। तो आप अगर मैप में देख पाओ, ये जो मैप है कि यहाँ पे है केरला, जहाँ पे अलग अलग डिवीजन दिखाया गया है। चिरक्कल है, कालीघाट है जहाँ पे जमुरीन हुआ करता था, एक कोची है, ट्रावनकोर। ट्रावनकोर जो है सबसे जो है साउथ वाला पोर्शन है और इस एरिया में जो है टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया। तो अटैक जब कर दिया तो ब्रिटिशर्स, निज़ाम और मराठा इन सब ने साथ में आकर के अटैक कर दिया किस पे, मैसूर पे, यानी टीपू सुल्तान पे। तो टीपू सुल्तान जो है इस पे ये बार हार जाता है और ब्रिटिशर्स का जो है पूरा चीज़ें लीड कर रहा होता है, कॉर्नवालिस होता है यहाँ पे। और टीपू ने जो है अपने मैसूर से अटैक कर देता है ट्रावनकोर पे और 50% जो टेरिटरी होती है टीपू सुल्तान की उसको छीन लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा में और उसके जो एलाय होते हैं उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे होते हैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792 में, और जिसके द्वारा जो है ये वार कंक्लूड हो जाता है। और हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि मार्टिन वर्मा ही था जो यहाँ पे जो है ट्रावनकोर में रोल कर रहा होता था और ये मार्टिन वर्मा जो है डच को खदेड़ देता है। कैपिटल कहाँ है इसका, पद्मनाभपुरम जो है ट्रावनकोर का कैपिटल है। और इसी का राजा हुआ राम वर्मा जो अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया तिरुवनंतपुरम। और इसने जो है 1800 में है जो है ट्रावनकोर जो है सब्सिडी अलायंस को साइन कर लेता है। लेकिन पहले जो है वेलेस्ली बोलता है उसको ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस साइन करने के लिए, लेकिन वो करता नहीं है टीपू सुल्तान। तो सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी से जो है वार कंक्लूड होता है, 50% टेरिटरी को ले लिया जाता है और ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग होता है टीपू सुल्तान के लिए। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है 1799 में होता है। इसको लीड कौन कर रहा है, वेलेस्ली।
और रीजन क्या है कि मराठा, निज़ाम और ये कौन किसको सपोर्ट कर रहा होता है, ब्रिटिशर्स को, और अकेला कौन है, मैसूर। फिर से जो है यहाँ पे वार हो रहा है। और अब क्या था कि मैसूर जो है काफ़ी वीक हो चुका है और कंपनी चाह रहा है कि सब्सिडी अलायंस साइन कर दे मैसूर, और वेलेजली वांटेड टू एलिमिनेट फ्रेंच थ्रेट परमानेंटली। तो फ्रेंच को जो है अच्छे से किसने जगह दे रखी थी, वो दे रखा था टीपू सुल्तान, और वेलेजली चाहता है कि परमानेंटली हम जो है फ्रेंच को यहाँ से जो है बाहर कर दें। तो इसलिए जो है ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ और टीपू सुल्तान की इसमें हार होगी। और वडिया डायनेस्टी के एक जो है छोटे से बच्चे को जो है यहाँ पे राजा बना दिया गया और जो है मैसूर के साथ सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया गया 1799 में। जब वार होती है एक ही साल में ही कंक्लूड हो जाती है वार। एंग्लो मैसूर वार को ब्रिटिशर्स कौन के द्वारा किसी लीड किया जा रहा है, वेलेजली लीड कर रहा है। 79 में ये 1799 में ये वार स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वेलेजली चाहता है कि वो जो है फ्रेंच को हटाना चाहता है और सब्सिडी अलायंस साइन कर ले मैसूर, लेकिन टीपू सुल्तान नहीं चाहता है। उसका वो कहानी कि एक दिन जो है हमें शेर की जीवन एक दिन जीना है और जो है सिप की ज़िंदगी जो है नहीं जीना। तो यहाँ पे जो है वडिया डायनेस्टी को जो है इस्टेब्लिश कर लेता है और सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया था। तो यहाँ पे मैसूर का जो है कहानी समाप्त हो जाता है। जो दो रूलर हुए वहाँ पे दोनों ही समाप्त हो गए। तो टोटल जो है 4 एंग्लो मैसूर वार हुए। अगर हम चारों की समरी को देख लिए तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है कंक्लूड होता है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास से कंक्लूड होता है, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होता है 1767 में और ख़त्म होता है 69 में, जब 69 में ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है उससे। यहाँ पे वही कारण है कि ट्रिपल अलायंस किसका है, मराठा, निज़ाम और इंग्लिश का, और एक तरफ, और उधर है हैदर अली का मैसूर। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स हार जाता है, क्योंकि जो हैदर अली इन तीनों को जो है निज़ाम और हैदराबाद को जो है साइड कर देता है और ब्रिटिशर्स से अकेला फाइट करता है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो है हार जाता है और ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, जिसमें जो है मिलिटिंग ट्रीटी है ब्रिटिशर्स के लिए। और ब्रिटिशर्स के साथ एक बात यहाँ पे जो है साइन किया था 1769 में, और कहा जाता है कि जो भी है हैदर के अगेंस्ट आएगा मैसूर के अगेंस्ट तो वो आके हेल्प करेगा। लेकिन 1771 में जब मराठा उस पर अटैक करता है मैसूर पे, तो ब्रिटिशर्स हेल्प करने नहीं आते हैं। तो फिर सेकेंड वार का जो कारण बनता है वो, तो सेकेंड वार जो है ड्रॉ पे ख़त्म होता है ये। और इसमें बेसिकली जो है फेमस सीज ऑफ आर्कट ये इसलिए क्योंकि जो है जब हेल्प करने नहीं आता है इंग्लिश, तो कुछ टाइम बाद मराठा, निज़ाम और हैदर अली जो है अटैक करता है ब्रिटिशर्स पे और आर्कोट को सीज कर लेता है। तो ये इसी के दौरान जो है हैदर अली की मौत हो जाती है 1782 में। हैदर अली की मौत हो जाती है 1782 में। और एक ट्रीटी होती है जब वार ख़त्म होती है 1784 में, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इससे जो है वार को कंक्लूड किया जाता है, शांति स्थापित हो जाती है। देन थर्ड जो है वार स्टार्ट होता है, जहाँ पे जिसको लीड कर रहा होता है कॉर्नवालिस, और टीपू को डिफीट कर देता है। और इसके बाद यहाँ पे जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, इसमें एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है और जिसमें जो है उसकी 50% टेरिटरी को ले लिया जाता है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है, वेलेजली उसमें लीड कर रहा होता है। टीपू की इसमें मौत हो जाती है 1790 में होता है, क्योंकि ये मौत हो गई तो यहाँ पे कोई ट्रीटी नहीं होती। तो यहाँ पे एंग्लो मैसूर वार ख़त्म होता है पूर्ण तरीके से।